आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर्किट एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अबाउट। इससे पहले हमने हीट एंड टेम्परेचर के अबाउट बात की थी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो, ये जो लफ्ज है इलेक्ट्रो, ये इलेक्ट्रॉन से लिया गया है। एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेडी, मतलब कि एक चीज जो एक जगह पर स्टेडी हो, कांस्टेंट हो, उसको स्टैटिक्स कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स characterized by a property by virtue of which they exert a force of attraction and repulsion on each other। देखो, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स दरअसल ये चार्जेस हैं और ये क्या करें, एक दूसरे पर फोर्स को एक्सर्ट करें, चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन हो या वो आपस में रिपल्शन करें। दीज नोन एज चार्जेस। दरअसल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करके डिफाइन करा है, लेकिन ये दोनों हम इसको कहेंगे चार्जेस। चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस इज द प्रॉपर्टी दैट हैज अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर, दैट्स नोन एज चार्जेस। ओके, हमें पता है कि जो चार्जेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? जब एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर लॉस होते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाती है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगी। दिस इज नोन एज चार्जेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्जेस। ओके, इसको हम चार्जेस कहते हैं। On rubbing a body with suitable material, both acquire equal amount of opposite charges due to the transfer some outer loosely bounded electrons from one body to another electric charges। देखो, यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमारे पास दो मटेरियल हैं और हम उन दोनों मटेरियल को आपस में स्लाइड करवा रहे हैं, रबिंग करवा रहे हैं, तो उसमें से क्या होगा कि चार्जेस प्रोड्यूस होंगी, लेकिन वो जो चार्जेस हैं अपोजिट होंगी एक दूसरे पर। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन वो चार्जेस बन कैसे रही हैं? दरअसल उनमें से इलेक्ट्रॉन्स बाउंडली जो लूजेज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक चार्जेस के फॉर्म में बॉडी से। तो बॉडी से चार्जेस से बाहर निकल रहे हैं, देयरफॉर कंजर्व, उसके बावजूद वो कंजर्व रहती है इन दिस चैप्टर। लेकिन इस चैप्टर में हम जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे quantitatively force exerted by one charge to another charge। इस चैप्टर का मोटो ये है कि जो चार्जेस हैं वो आपस में किस तरीके से आपस में फोर्स को एक्सर्ट करनी है। एंड पोटेंशियल, द पॉइंट नेबरहुड ऑफ चार्जेस ऑफ बॉडी एंड चार्जेस स्टोरिंग डिवाइस। फोर्स हमारे पास ये जो चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस हैं किस तरीके से आपस में फोर्स को रखते हैं, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड एक पॉइंट चार्ज, इट मींस पॉइंट चार्ज, ये वाली चार्ज किस तरीके से इस चार्ज पर अफेक्ट कर रही है, उसको भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में पढ़ेंगे चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, कि कौन सी चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होती है, किस तरीके से चार्जेस को स्टोर किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अबाउट पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ का, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। First experiment to investigate quantitative law of force between localized charges। सबसे पहले चार्जेस के बीच में एक फोर्स को इन्वेस्टिगेट किया गया, किससे? चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्स इन 1784 में। 1784 में चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्स था जिसने चार्जेस के बीच में एक लॉ को इन्वेस्टिगेट किया, फोर्स को इन्वेस्टिगेट किया यूजिंग टॉर्सन बैलेंस। दरअसल वो जो कूलम्स था उसने टॉर्सन बैलेंस को यूज किया। ये एमसीक्यूज पास मेडिकल में आ चुका है, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये 2022 या 2023 में। ओके, दिस रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन एस्टिमेट द फॉर्म अ न्यू लॉ दैट्स नोन एज कूलम्स लॉ। उस चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्स ने क्या किया, उस लॉ को अपने नाम से ही इंट्रोड्यूस करवा दिया, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ किसे कहते हैं? देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड वो आपस में विद ईच अदर एंड इनवर्सली
प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ओके, Q2 एंड Q1। तो ये क्या करें, इनके बीच में एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। व्यूअर्स, जो फोर्स है वो दरअसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। देखो Q1 एंड Q2 के फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। दरअसल ये आर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब देखो, अगर इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो जो फोर्स है इन दोनों के दरमियान वो डिक्रीज होगा, ओके। एंड जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। जितनी चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे उतना ही उनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है। इफ Q1 एंड Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस, डिस्टेंस R है, ठीक है, अपार शोन इन फिगर में, ठीक है, डिनोटेड करा गया है यहाँ पर। और एक पॉइंट, ये दिस इज नोन एज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हम आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दरअसल डिपेंड करता है इन तीन चीजों पर। नंबर वन, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की जो प्रोडक्ट है वो कितनी चार्जेस है, चार्जेस का कितना अमाउंट है, उस पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है। एंड सेपरेशन ऑफ चार्जेस की सेपरेशन पर। एंड लास्ट में डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन चार्जेस के बिटवीन कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया गया है, ओके। तो इन तीन चीजों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करता है। देखो कूलम्स लॉ की ये मैथमेटिकली फॉर्म है, फोर्स इक्वल होता है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। मतलब ये हमने पहले भी बात की कि ये जो फोर्स है, दिस इज फोर्स, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2 के, एंड ये फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। उनके बीच में ये जो डिस्टेंस है इनके दरअसल इनवर्स रिक्वायर है। मैं फिर से यहाँ पर रिवीन कर रहा हूँ कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा इन दोनों चार्जेस के दरमियान, उतना इनके बीच में जो फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कम होगा फोर्स ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी मैथमेटिकली फॉर्म में फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो हम उसको एंड करते हैं, खत्म करते हैं। तो उसके जगह पर हम कोई भी कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पर हमने K कांस्टेंट लिया, जो K है यहाँ पर वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स, जो K का वैल्यू है वो डिपेंड करता है मीडियम पर, बिटवीन जो मीडियम चार्जेस के दरमियान रखा गया है। यहाँ पर तो कोई मीडियम नहीं है, लेकिन जो मीडियम चार्जेस के दरमियान होता है उस पर डिपेंड करता है K, ओके, K कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड डायरेक्शन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है वो दरअसल इस तरीके से रिप्रेजेंट कराया गया है बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर इक्वेशन। दिस इज नोन एज वेक्टर इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ। फोर्स 1 2 इक्वल होता है K Q1 Q2 और R स्क्वायर एंड पोजीशन वेक्टर। ये दिस इज R जो है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब क्या होता है, देखो वेयर यहाँ पर ये जो फोर्स 1 2 इज अ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q1 एंड Q2 पर, ठीक है। एंड ये जो R पोजीशन वेक्टर है इज अ यूनिट वेक्टर। दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दरअसल ये लाइन ज्वाइनिंग पर है, यानी कि एक ही लाइन में रखे हुए हैं, द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। इन केस द चार्जेस आर सिमिलर, अगर चार्जेस आपस में सेम होते हैं, देखो यहाँ पर अगर सिमिलर चार्जेस होगी तो वो चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे को पीछे पुश करती हैं। अगर अपोजिट चार्जेस होती हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद अ फोर्स। ओके व्यूअर्स, अब चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस के SI यूनिट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो SI यूनिट होता है वो कूलम्स होता है। द यूनिट कूलम विच इज डिफाइंड एज, हम कूलम्स को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट फ्लोज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 1 सेकेंड। व्यूअर्स देखो, सपोज करें कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, तो उसमें से अगर 1 सेकंड में
अमाउंट ऑफ चार्जेस यहाँ से पास हो जाए 1 सेकंड में, तो दरअसल हम उसको कहते हैं कूलम्स। ओके, एंड कूलम्स इज द यूनिट ऑफ चार्जेस। इफ देयर इज स्टेडी करंट 1 एम्पियर इन वायर, अगर वायर में स्टेडी करंट वायर में करंट को चेंज नहीं किया जा रहा, द एडॉप्शन ऑफ यूनिट करंट विल बी एक्सप्लेन लेटर, जो करंट का एडॉप्शन है वो बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ के फॉर द फ्री स्पेस, याद रखें फ्री स्पेस अगर इस चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है तो के का वैल्यू होता है ये के इज इक्वल टू 9, के इज इक्वल टू 8.98755 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। In order to express the other equation which will appear in the theory later in the simple form k expressed in terms of 4 pi। तो यहाँ पर देखो व्यूअर्स, यहाँ पर कह रहा है कि दूसरे टर्म्स में हम k की वैल्यू को 4 पाई में एक्सप्रेस कराते हैं इन अदर कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जब भी एप्सिलॉन नॉट हो तो आप समझ जाएं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं रखा गया, दिस इज फ्री स्पेस। ओके, और इस एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो के इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उसका वैल्यू है कांस्टेंट 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू और ये जो वैल्यू है दरअसल एक ही बात है, दरअसल इसको राउंड ऑफ किया गया है। दिस वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इज, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो इन दोनों के वैल्यू में जो कोई डिफरेंट है, इसका जो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर और इसमें कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ये भी अपने माइंड में कीप कर लें। और ये भी कभी कभी ये हमें कंफ्यूज कर देता है कि कौन सा किस वैल्यू का कौन सा यूनिट होता है, तो आपको यूनिट याद होना लाजमी है। ओके, अगर हम के की जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से Q1 Q2 और R स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी फॉर अ मीडियम अदर देन फ्री स्पेस बिटवीन टू चार्जेस लेस इन इट्स रेडिनेस। कह रहा है कि अगर इस चार्जेस के बीच में कोई भी हम मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इस मीडियम में जो फोर्स होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू फ्री स्पेस के। ठीक है, दिस इज मेन पॉइंट। और हम उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करवाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर जो है यहाँ पर वो मीडियम को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन चार्जेस के बीच में एक मीडियम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो तब हम यहाँ पर एप्सिलॉन आर का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेयर जबकि जो कि ये एप्सिलॉन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर इज द प्रिमिटिव ऑफ मीडियम होता है। ठीक है, जबकि हमने एप्सिलॉन नॉट की बात की है, दिस इज नोन एज प्रिमिटिव ऑफ फ्री स्पेस। द एप्सिलॉन आर प्रिमिटिव ऑफ मीडियम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, दिस नोन एज रिलेटिव प्रिमिटिव ऑफ मीडियम कहलाते हैं। जब ये कंडीशन आए, दिस इज नोन एज रिलेटिव प्रिमिटिव ऑफ मीडियम। The force between two given charges therefore decrease by introducing non-conducting medium between them। Okay, जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमने पीछे भी इसके हवाले से बात की, लेकिन यहाँ पर समझे कि अगर इस दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम को इंट्रोड्यूस करा दे, लेकिन वो जो मीडियम है दरअसल वो नॉन कंडक्टिंग का जो फोर्स है दरअसल वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फोर्स विल बी डिक्रीज इफ इट मीन्स अगर हमने नॉन कंडक्टिंग मीडियम को इंट्रोड्यूस कराया तो इनके दोनों चार्जेस के जो मतलब फोर्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एक और पॉइंट देखो यहाँ पर, सपोज करें कि हमारे पास 1 कूलम में चार्ज है और उसकी साइड में हम 10 कूलम चार्जेस ले रहे हैं मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान कौन से चार्ज है जो ज्यादा फोर्स लगाएंगे, या फिर ये एक दूसरे पर एक ही मैग्नीट्यूड में फोर्स लगाते हैं, तो देखो यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करती कि चार्जेस कितने हैं। यहाँ पर 10 चार्जेस है और यहाँ पर 1 चार्जेस। तो
इन दोनों का जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दरअसल सेम होता है, ये एक दूसरे पर सेम फोर्स एक्सर्ट करती हैं, ये मेन पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। इस नॉन कंडक्टिंग मीडियम को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करवा रहे थे कि यहाँ पर हमने के भी रख सकते हैं और के की जगह पे हमने ये वैल्यू रखा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन इज, जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का किसी इलेक्ट्रॉन पर, वो दरअसल इक्वल होता है 1 टाइम्स 6 × 10⁻19 कूलम। और ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू है एमडीकेट के हवाले से, और ये पास्ट एमडीकेट में आ चुका है। और उसके बाद ये वाला वैल्यू जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी पास्ट मेडिकल टेस्ट में पूछा गया है। जैसे चार्ज 1 कूलम इक्वल होता है 6.25 × 10⁻18 टाइम्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ठीक है। तो उसके बाद कूलम्स लॉ के हवाले से एक एग्जांपल है यहाँ पर बुक में। देखो, पॉइंट चार्ज ए जिसका वैल्यू है 4 × 10⁻6 कूलम इज प्लेस्ड ऑन लाइन बिटवीन टू चार्जेस, ये टू चार्जेस के बीच में प्लेस किया गया है। एंड दूसरा चार्ज है बी जो कि उसका वैल्यू है 8 × 10⁻6 कूलम। एंड थर्ड चार्ज है सी ऑफ जिसका वैल्यू है -9 × 10⁻6 कूलम। द चार्ज ए इज 4 मीटर, जो ए चार्ज है एंड बी चार्ज एंड ए चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। एंड फ्रॉम 10 मीटर फ्रॉम सी चार्जेस, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज। यहाँ पर पूछ रहा है कि इस चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू द बी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ को यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ K का वैल्यू हमें पता है, we know that the value of K is equals to 9 × 10⁻9, ओके। एंड उसके बाद Q1 हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया चार्ज B का 8 × 10⁻6 एंड वैल्यू ऑफ चार्ज A। तो डिस्टेंस हमारे पास 4 है, तो हम जब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल रहा है वो आएगा 18 × 10⁻6 न्यूटन टुवर्ड्स सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे सी एंड ए के दरमियान। देखो यहाँ पर फोर्स ऑन ड्यू टू सी, यहाँ पर सी कंसीडर करें। उसके बाद भी हम यहाँ पर कूलम्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे और वैल्यू जब पुट करेंगे, पुट करने के बाद में जो हमें आंसर मिलेगा दरअसल वो ए एंड सी के दरमियान जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसके सम के इक्वल होगा। यहाँ पर वो क्वेश्चन दरअसल कट हो गया, तो आप अपने बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास इस कूलम्स लॉ के हवाले से। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्यूअर्स देखो, हाइड्रोजन एटम है एंड इलेक्ट्रॉन, देखो उनके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में जो डिस्टेंस है वो दरअसल इक्वल है 5.3 × 10⁻11 मीटर के। कंपेयर द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। इसमें कह रहा है कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पर हम के का वैल्यू पुट हमने किया, उसके बाद E²/R², ठीक है। ई दरअसल चार्जेस है यहाँ पर, तो हम कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन जो कि किसी डिस्टेंस पर रखे हैं R² के, एंड ये जो यहाँ पर G है, G इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका भी कांस्टेंट वैल्यू होता है जो होता है 6.7 × 10⁻11। जब हम इनमें वैल्यू पुट करवाएंगे उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.2 × 10⁻39। ठीक है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, जो कि ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन पॉइंट ये कि इलेक्ट्रिकल फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। जी व्यूअर्स, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है दरअसल 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। दैट्स व्हाई, यही रीजन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स के बीच में नेग्लेक्ट किया जाता है, उसको एस्टिमेट किया जाता है। एंड ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टेकन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। दरअसल
जो इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं वो सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होते हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो दरअसल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्रिएट होता है टू कीप द इलेक्ट्रॉन्स रोटेशन इन अराउंड द न्यूक्लियस। ओके व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। एंड उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से। बिफोर मैक्सवेल एंड फैराडे द फोर्स दैट एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस was at a direct instantaneous interaction between them and it was called action of distance। देखिए बस मैक्सवेल एंड फैराडे के बिफोर है जो फोर्स चार्जेस के दरमियान एग्जर्ट हो रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्टेंटेनियस इंटरेक्शन में, दरअसल उसको हम एक्शन ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होते हैं? देखो ये जो इलेक्ट्रिक है ये इलेक्ट्रॉन से लेकर एंड फील्ड एक रीजन है, ग्राउंड है जहां पर फोर्स एग्जर्ट होता है। ठीक है, देखो Faraday conceived that the force between electric charges separated from one another is not a direct action। दरअसल ये डायरेक्ट एक्शन नहीं है, a distance but is transmitted through intervening space whether the may or empty or occupied। दरअसल ये इंटरवीनिंग के स्पेस में जो या तो वो एम्प्टी होगा या तो वो समथिंग से किसी मेटर से भरा होगा, ऑक्यूपाइड होगा। एन इलेक्ट्रिक चार्ज मॉडिफाइड स्पेस, इलेक्ट्रिक चार्ज से स्पेस मॉडिफाई होती है। इट सच दैट एनी चार्ज ब्रॉट इन रीजन एक्सपीरियंस फोर्स ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेचर। कोई भी चार्ज हम किसी रीजन में लाए और वो चार्ज नेचुरली इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करें किसी दूसरी चार्ज पर। मॉडिफाइड स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल इस लाइन का मैं आपको बता, इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल मॉडिफाइड स्पेस है अराउंड एक किस्म का, यहाँ पर ग्राउंड है। इस ग्राउंड के अंदर जो चार्जेस पर फोर्स एग्जिस्ट होता है दरअसल हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अ रीजन, ये एक किस्म का रीजन है, खिता है अराउंड चार्जेस बॉडीज के अराउंड इन विच जिसमें एक चार्जेस दूसरी चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट कर रही है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फील्ड। उसके बाद हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से। देखो इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ पर्टिकुलर पॉइंट इज ग्रेटर। जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ग्रेटर होती है, ज्यादा होती है, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है वो दरअसल जो फोर्स है वो ग्रेटर होता है एट अ पॉइंट। The difficulty is that, यहाँ पर difficulty देखे that charge is that brought in the field will produce its own field। जो चार्ज हम इस फील्ड में लाएंगे दरअसल वो चार्ज अपनी फील्ड क्रिएट करेगी, अपनी फील्ड को बना लेगी एंड द ओरिजिनली एग्जिस्टेड फील्ड विल बी चेंज। देखो यहाँ पर हमने दूसरी चार्ज को यहाँ पर ले आए तो इस फील्ड की जो अपनी ओरिजिनली फील्ड है वो चेंज हो जाएगी और ये जो पॉइंट चार्ज है यहाँ पर ये अपनी फील्ड को क्रिएट करना स्टार्ट करेगी, अपनी फील्ड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी। इन अदर वर्ड, इन ऑर्डर टू अवॉइड इट द फील्ड इज सपोज टू बी एक्सप्लोर्ड बाय अ पॉजिटिव टेस्ट। द चार्ज प्लस क्यू नॉट वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड अप्रोचिंग टू द जीरो, जो कि जीरो के अप्रोचिंग है, सो दैट द ओरिजिनल फील्ड इज नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पर कह रहा है कि अगर फर्ज करें कि हमारे पास क्यू नॉट है पॉजिटिव चार्ज, इसको हम पॉइंट चार्ज भी कहते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत स्मॉल है, अगर उसको इस फील्ड में लाएंगे तो वो फील्ड डिस्टर्ब प्रोड्यूस नहीं करेगी ओरिजिनल फील्ड पर। मतलब ये कि ओरिजिनल फील्ड पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाएंगे और उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो। फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट, जो इस टेस्ट से फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है एट द पॉइंट चार्ज पर, पॉइंट यूनिट चार्ज पर, इस मेजर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, और ये इंटेंसिटी ऑफ फील्ड को मेजर कर रही है 8 पॉइंट चार्ज पर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं? अगर फोर्स एक्सपीरियंस ऑन पॉइंट चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दैट्स नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से एक्सप्रेस करवाते हैं और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
इसका मतलब है कि इसका अपना ओन डायरेक्शन, इसको अपना डायरेक्शन होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स द चार्ज इन द केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। मेन पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है दरअसल वो डायरेक्टेड है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज की तरफ। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड चार्ज का यूनिट होता है कूलम। जब कूलम ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूटन पर कूलम, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम इज अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे अबाउट के इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको अपना मैग्नीट्यूड होता है एंड इसको डायरेक्शन होगा। एंड द फील्ड इन स्पेस कुड बी रिप्रेजेंट बाय एसोसिएटिंग द वेक्टर टू एवरी पॉइंट इस फील्ड। और जो फील्ड है वो दस रिप्रेजेंट किया जाता है एसोसिएटिंग वेक्टर पॉइंट से। द फेराडे डिडंट अडॉप्ट द प्रोसीजर, जो फेराडे दरअसल उसने प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं कर पाया, नहीं किया। ही इंट्रोड्यूस्ड अ नोवेल मेथड विजुअलाइजिंग द फील्ड बाय मींस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। दरअसल इसने विजुअलाइजिंग किया फील्ड को बाय द लाइंस ऑफ फोर्सेस से। देखो अ लाइन ऑफ फोर्स इज इमेजिनरी, जो फोर्स है लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो दरअसल इमेजिनरी है रिवर्स। और ये जो एमसीक्यूज है वो पास मेडिकल टेस्ट में आ चुका है। जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो फोर्स है वो दरअसल इमेजिनरी है, यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं। लाइन ड्रा इनटू सच वे दैट द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, जो कि डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होते हैं, एट एनी इट्स पॉइंट्स इज द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पर। इस लाइन को हम यहाँ पर फिगराइज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे जो डायरेक्शन है दरअसल वो टेंजेंट होता है एट एनी पॉइंट्स ऑफ चार्जेस के और इलेक्ट्रिक फील्ड के। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट कैन determined by drawing a tangent of the line force passing through at that point। जब हम फोर्स है दरअसल हम डिटरमाइन करते हैं कि टेंजेंट लाइन ऑफ फोर्स ड्रा करवाते हैं उसके जरिए। सिंस द जनरल डायरेक्शन ऑफ फील्ड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअली कर्व जो कि यहाँ पर क्या इन जनरल द डायरेक्शन ऑफ वेरीज, जो डायरेक्शन होगी पॉइंट टू पॉइंट दरअसल वो वेरीज होती है, डिफरेंट होती है लाइंस ऑफ फोर्सेस की। इन दरअसल वो जो होती है लाइंस ऑफ फोर्स वो दरअसल कर्व बनती हैं, ठीक है। द लाइन ऑफ फोर्स डोंट हैव इंटरसेक्ट टू ईच अदर, जो फोर्स की लाइन से वो दरअसल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? बिकॉज द फील्ड हैव कांट हैव टू डायरेक्शंस, फील्ड के पास दो डायरेक्शन नहीं होते, इसलिए वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करती तो इसका मतलब ये कि इसके पास एक और मोर देन टू डायरेक्शन होंगे। नंबर लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो ओरिजिनेट भी होती है, ठीक है, एंड वो टर्मिनेट भी होती है इन स्पेस सराउंडिंग ऑन द चार्जेस के। ऑक्सिलरी लाइंस कंटिन्यूअस लाइन व्हिच ओरिजिनेट्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, जो ओरिजिनेट होती है लाइंस दरअसल पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं एंड टर्मिनेट होती हैं एट अ नेगेटिव चार्ज। दिस इज मेन पॉइंट ओके ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। व्हेन वी हैव स्पीक of an isolated system, it simply means that opposite charges on which lines of terminate or originate have large distance around it। अगर दूसरी जानिब हम अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब ये कि लाइंस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट भी होंगी टर्मिनेट भी होंगी, लेकिन इसके अराउंड बहुत सारा डिस्टेंस होगा। तो हम मजीद बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। इलेक्ट्रिक fields due to the different charge configurations are visualized by means of electric fields in follow। देखो मैंने आपको बताया कि हमेशा जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, हमेशा वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी एंड ऑलवेज वो नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है और उसके पास जाती है। ऐसे समझिए कि उसके पास जाती है उस पर टर्मिनेट होती हैं। यहाँ पर भी देखो ये सेमी पॉइंट है कि पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिनेट होती है। देखो इसका एरो कुछ इस तरीके से बना हुआ है एंड इस पर जाके सॉरी यहाँ पर देखो नेगेटिव है और इस पर जाके टर्मिनेट हो रहे हैं। देखो यहाँ पर ये सेम चार्जेस हैं जो लाइन ऑफ फोर्स को इमेजिनरी जो हैं उनको रिपेल कर रहे हैं और उसकी दूसरी साइड हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
ओके, द अराउंड टू लाइक चार्जेस फील्ड ए टू बी जो है वो न्यूट्रल बन जाएंगे, ठीक है, दिस इज अ न्यूट्रल क्योंकि यहाँ पर कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो रही। अराउंड टू अनलाइक पॉइंट चार्जेस, यहाँ पर अनलाइक पॉइंट चार्जेस, तो यहाँ पर एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करती हैं विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो थर्ड केस है हमारे पास, बिटवीन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेस है और इनके बीच में जो फील्ड बनेगी दस वो यूनिफॉर्म बनती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वेयर द लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल मेटल प्लेट होंगे। देखो हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस की प्लेट है जो कि कंडक्टिंग है, इनके बीच में जो फील्ड बनती है वो दरअसल यूनिफॉर्म होती है और जो इनकी जो साइड्स हैं वो दरअसल कर्व्ड बनती है और ये जो कर्व्ड है वो दरअसल नॉन यूनिफॉर्म है। ये एमसीक्यूज है। बिटवीन पॉइंट चार्जेस एंड अपोजिट चार्जेस द मेटल प्लेट्स के वो कुछ इस तरीके से फील्ड बनती है, ठीक है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। Winners, we are talking about electric flux and field intensity. देखो फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। It is a curse possible to draw the lines of force every point of an electric field. हमने देखा कि जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करके जा रही थी, ये पॉसिबल थी। बट इफ दिस वर डन होल स्पेस, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी स्पेस में डन हो रहे हो तो उसमें क्या होगा कि जो लाइंस है जो कि उनमें से जो फील्ड में से जो लाइंस पास करके जा रही हैं एंड नो इंडिविजुअल लाइन कुड बी डिस्टिंग्विश्ड, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि उन लाइन के बीच में डिस्टेंस है या वो इंडिविजुअल है, मतलब हम कभी कंसिडर नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाय द सुइटेबल लिमिटिंग नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेस, lines can made to indicate the magnitude of field at every point. हर एक पॉइंट पर जो कि वो नंबर ऑफ लाइंस है वो दरअसल इंडिकेट करेंगी मैग्नीट्यूड ऑफ लाइंस को। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल है लाइंस में उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, ओके, दिस इज accompanied by spacing the lines of force such a way that their number per unit area, इसका मतलब ये कि ये अकम्पनिश करेंगे नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया के। सपोज करें कि हम एक पीस को कट करें, कटिंग अ वेरी स्मॉल सरफेस, ओके, पीस हेल्ड पर्टिकुलर परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्स एट गिवन पॉइंट गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। यहाँ पर देखो कि सपोज करें कि हम किसी सरफेस को कट करेंगे और उसको इस तरीके से परपेंडिकुलर होल्ड करके रखेंगे इन द फ्रंट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स के, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड से वहां से गिव्स होंगी, बाहर निकलेंगी। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग सरफेस नॉर्मली दैट्स नोन एज फ्लक्स, ओके, on the surface. The flux per unit area or density at any point gives electric field at that point. That's known as electric flux. वैसे electric flux जो है वो नंबर ऑफ फोर्स लाइंस है जो कि इससे क्रॉस करके जा रही हैं, कि उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। The electric flux flux at the surface is determined by the product of flux density or flux electric field and projection of the unit area perpendicular to the field. इसमें क्या है कि हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं फ्लक्स डेंसिटी को एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसके साथ जो कि यूनिट वेक्टर है, सॉरी एरिया है, वो परपेंडिकुलर होता है फील्ड के साथ, या by the product of area and component to the field to the normal area. For every small plane delta A, यानी कि area है, this is area, such as the field all the point the same. सारे फील्ड में जो एरिया है दरअसल वो सेम होगा। द फ्लक्स इज गिवन, फ्लक्स को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं फाई से, दिस इज फाई, ओके, ये इक्वल होता है एरिया the product of area and electric field intensity के, ठीक है, this is known as flux, electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और डेफिनेशन आ गई यहाँ पर देखो, the electric flux is a
field that can be defined as the product of electric flux is a product of electric field and unit area that's known as electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दरअसल वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा, दरअसल इसको ओनली मैग्नीट्यूड होता है। एंड ये जो यहाँ पर ई है दरअसल ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, एंड ये जो ए है ये यूनिट एरिया है। सो द एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि टेकन एज वेक्टर क्वांटिटी, जब हम इसको वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं दरअसल ये जो एरिया है वो स्केलर होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। अब द मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है टू द एरिया एंड द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू इट, और उसके डायरेक्शन के साथ। ये जो यहाँ पर 3-4 मेन पॉइंट्स होते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब पॉजिटिव होता है जब जो एंगल है वो 90 से दरअसल लेस होता है। जब एंगल 90 से लेस होगा तो जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव कहलाएगी, और फ्लक्स विल जीरो अगर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। द फ्लक्स विल नेगेटिव इफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। फ्लक्स मैक्सिमम होता है इस पर, जबकि जो एंगल है वो 10 जीरो बन रहे हैं इसके, तो वो दरअसल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। ये इंडिकेट के हवाले से मेन पॉइंट थी। उसके बाद देखो कन्वेंशन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है टू द फ्लक्स डेंसिटी के 8 पॉइंट चार्जेस पर, जो कि फिक्स नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ओरिजिनल और टर्मिनल होंगे यूनिट चार्ज पर। सपोज करें यहाँ पर देखो रिवर्स कि हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है जिसमें हमने पॉइंट चार्ज को पुट किया। लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम Q will spread uniformly in space around radially, cutting the surface. An imaginary sphere are drawn in the position of the charge at center. देखो व्यूअर्स यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सपोज करें कि हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है जिसमें हमने पॉइंट चार्ज को पुट किया, और उसके बाद हम उसको यूनिफॉर्मली स्पेस आउट करवा रहे हैं एंड कटिंग सरफेस पर, जो कि इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स हो। ओके, एट द सेंटर द नॉर्मली ऑल द पोर्शंस पर तो क्या हो जाएंगी इक्वली जो कि है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी। इफ द आर इज अ रेडियस, यहाँ पर ये जो आर है वो स्फीयर का रेडियस है, डिस्टेंस है। मैथमेटिकली फॉर्म देखते हैं इसका। वॉलेट डेंसिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट चार्ज से और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का जो सरफेस एरिया है उस पर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। द फ्लक्स ओवर द सरफेस एरिया आर द नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Q, वो इक्वल होता है सम ऑफ इसके जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ 4 पाई स्क्वायर के। तो हमने देखा फ्लक्स इक्वल होता है के का हमने वैल्यू यहाँ पर पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओवर जहाँ वो इक्वल होती है चार्ज जो कि पॉइंट चार्ज है, ओवर जो डिस्टेंस है स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पर 4 यहाँ पर एंड यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, एंड ये और ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिला क्या और यहाँ पर ये भी डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ पर ये डिस्टेंस ऑफ स्फीयर कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग में जो पैरामीटर बचते हैं वो बचे चार्ज, पॉइंट चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जो फ्लक्स है वो 10 इक्वल होंगी चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट के। We therefore see that if the unit charge is supposed is giving to 1 over epsilon naught lines of the flux density at any point give the intensity of electric point। ये हमें इलेक्ट्रिक पॉइंट पर इंटेंसिटी को गिव करते हैं, देते हैं। ओके बस यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को क्लियर कर दिया। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉसेस लॉ। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये जो गॉसेस है ये दरअसल एक साइंटिस्ट का नेम है। कंसीडर करें क्लोज सरफेस ऑफ एनी आर्बिट्ररी साइज। देखो यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है जो कि आर्बिट्ररी साइज में, और आर्बिट्ररी मतलब किसी मतलब तो ये पर्टिकुलर स्फीयर नहीं है, किसी भी शेप में है।
एंड स्पेयर सराउंडिंग अ पॉइंट चार्ज क्यू, और इसके सराउंडिंग पॉइंट चार्ज क्यू में ओके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिफरेंट ऑफ अ क्लोज सरफेस विद हैज अ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट चार्जेस को डायरेक्शन एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है अगर वो डिफरेंट होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दरअसल वो भी डिफरेंट हो जाएगी। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फ्लक्स द क्लोज सरफेस में अगर हम फ्लक्स को डिटरमाइन करें, इट डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल पार्ट्स, हम उसको आर्बिट्ररी साइज को स्मॉल पार्ट्स में पार्टीशन करवा रहे हैं। ईच सो स्मॉल इज दैट एंड फील्ड ऑल द पॉइंट द सेम, हर पॉइंट्स में जो फील्ड होगी वो दरअसल सेम होती है। एंड फ्लक्स ओवर एन एलिमेंट एरिया, हमने पीछे देखा कि जो फ्लक्स है वो इक्वल होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के। एंड फ्लक्स ओवर द होल सरफेस, जो आर्बिट्ररी होल सरफेस जो फ्लक्स है वो दरअसल इक्वल टू सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के, विच इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ, जो कि इक्वल होती है टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम क्यू, जो कि पॉइंट चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं उसके इक्वल होती है। एंड क्रॉसिंग द क्लोज सरफेस नॉर्मली इट, उसके जो क्रॉसिंग क्लोज सरफेस है उसके नॉर्मली, तो हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के इक्वल होता है चार्ज पॉइंट चार्ज ऑफ एप्सिलॉन नॉट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बीइंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, हमने ऊपर भी देखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दरअसल डॉट प्रोडक्ट है टू वेक्टर्स की, उसके बावजूद भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। एंड hence if there is surface encloses a number of scattered points are, उसके बावजूद if the जबकि surface encloses a number of scattered point charges में हो रहे हैं, तो इस surface में बहुत सारी चार्जेस हैं और इन चार्जेस का जब हम सम लेंगे तो वो सम इक्वल होता है इसके समीशन ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस और चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के। दस याद रखें तो गशियन सरफेस को गशियन लॉ को हम फाई से रिप्रेजेंट करवाते हैं। एंड हमने पीछे देखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दरअसल उसको भी हम रिप्रेजेंट करवा रहे थे फाई से। ठीक है, यहाँ पर तक बात क्लियर हो गई। एंड द जनरलाइजेशन नोन एज गशियन लॉ, हम इसको गशियन लॉ कहते हैं। और एक पॉइंट याद रखें, इस आर्बिट्ररी साइज को हम गशियन सरफेस भी कहते हैं, यह भी याद रखें। The total outward flux over enclosed hypothetical surface is called Gaussian surface, जो कि इक्वल होता है टू द टोटल चार्ज enclosed divided by E naught, जो कि irrespective of any way in which the charge is distributed, जिसमें जो चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड की गई हैं। मतलब कि किसी भी वे से enclosed surface में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और मेन पॉइंट्स यहाँ पर गैसेस लॉ के हवाले से मैं आपको मेन पॉइंट्स ओरली बता रहा हूँ, जो कि आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो बस नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में, जो गशियन है दरअसल वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेन एंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये अप्लाइड होता है गशियन सरफेस पर। हमने देखा कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया एक आर्बिट्ररी साइज स्फीयर, हम इसको गशियन सरफेस भी कहते हैं, जो कि डिनोटेट किया जाता है एक फाई से। ठीक है, क्योंकि हमने फ्लक्स को भी फाई से रिप्रेजेंट करवाया। और गशियन के लिए याद रखें कि ये गॉसेस लॉ डिपेंड करता है दरअसल चार्ज इनसाइड क्लोज सरफेस पर। इसमें जितने भी चार्जेस हैं उनकी चार्जेस पर डिपेंड करते हैं। एंड ये मीडियम पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा मीडियम इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। एंड गैसेस लॉ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता शेप ऑफ क्लोज सरफेस पर, इसीलिए हमने यहाँ पर आर्बिट्ररी शेप लिया है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है गशियन लॉ के हवाले से। ठीक है, उसके बाद गैसेस लॉ की मेन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गैसेस लॉ। देखो गॉसेस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको रिसेंटली ये पॉइंट बताई कि जो गॉसेस लॉ है वो दरअसल इस्तेमाल किया जाता है कैलकुलेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। एंड ओनली इन दोज केसेस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन व्हिच सम सिमेट्रिकल
that by proper choice of Gaussian law. So in those cases the charges distribution in which symmetrical way, Gaussian law के हवाले से जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिमेट्रिकल वे से होती है, इक्वली होती है, यूनिफॉर्म होती है. By proper choice of Gaussian surface की proper choice करते हैं, fix on it and may be possible by elevated. For lowering the example, हम इस Gaussian law की एप्लीकेशन को इसके एग्जांपल पर समझते हैं. देखो Gaussian law की फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर सरफेस चार्ज ए डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर. ठीक है, सपोज करें कि हमारे पास एक स्फीयर यूनिफॉर्म स्फीयर सरफेस है और हमने इसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवाया. ठीक है, लेस चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, इसकी सरफेस पर हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करवाया. ठीक है, और डेट ऑफ अ मेटल सरफेस, यहाँ ये एक किस्म का मेटल सरफेस है. चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस ऑफ अ मेटल, इस पर जो चार्ज है वो जस्ट रिसाइड सरफेस मेटल पर है. एंड आवर ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइन द फील्ड एट पॉइंट पी, जो हमारी फील्ड है दरअसल डिटरमाइन करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पी पर. एंड ये जो यहाँ पर ये जो आर है ये दरअसल डिस्टेंस है एंड ओ इज अ सेंटर. फील्ड कुड बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, यहाँ पर हमने कूलम्स लॉ को अप्लाई करना है. बाय एडिंग वर्टिकली द फील्ड ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस एलिमेंट्स, तो वो फील्ड है दरअसल हमने वर्टिकली एडिंग कराएंगे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से. जो हमें कैलकुलेशन होगी जब हम चार्जेस को आपस में एडिंग करवाएंगे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, कूलम्स लॉ को इस्तेमाल करके, जो हमें कैलकुलेशन होगी वो दरअसल टीडीएस फॉर्म में बनेगी. टीडीएस फॉर्म का मतलब होता है पेचीदा फॉर्म में. क्यों? बिकॉज द फील्ड्स वेरी, जो फील्ड से दरअसल डिफरेंट होगी बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में. ठीक है, इसीलिए जो उनका जो कैलकुलेशन है चार्जेस का वो टीडीएस फॉर्म में मिलेगा, पेचीदा मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलता है. However, the field that can very easily determined by using Gaussian law. देखो जब हम कूलम्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं बाय एडिंग वर्टिकली ऑफ चार्जेस को, तो हमें उसकी जो कैलकुलेशन मिलती है वो टीडीएस फॉर्म में मिलती है. ठीक है, जब हम गॉसेस लॉ को यूज करेंगे इसको चार्जेस को एडिंग में फील्ड में, तो वो इजीली डिटरमाइन होगी. ठीक है, इमेजिन गॉसेस सरफेस, जहाँ सपोज करेंगे हमारे पास गॉसेस सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, कंसंट्रेटेड स्फीयर रेडियस, ठीक है, आर एंड कंटेन्स पी, जो कि एक पॉइंट चार्जेस पर कंटेन है, जिसको हम एक्सप्रेस यहाँ पर करा रहे हैं पी से. ड्यू टू द सिमेट्रिकल चार्जेस, यानी कि चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दरअसल यूनिफॉर्म है with respect to every point Gaussian surface पर, every point पर the field has the same magnitude everywhere. जो फील्ड है इस सरफेस एरिया में every point पर दरअसल सेम होगी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. ओके, the field is the same where on the surface and it's perpendicular to the surface each point. जहाँ पर वो जो फील्ड है वो दरअसल परपेंडिकुलर होती है, वो 90 डिग्री बनाती है टू द सरफेस के साथ. फ्लक्स ओवर दिस गॉसियन सरफेस, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं. देखो हमने पीछे भी इसको देखा कि ये इस तरीके से बनेगा कि सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द वेक्टर एरिया, ये इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 4 पाई आर स्क्वायर के. यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ को, तो हम यहाँ पर मिलेगा चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ. ये गॉसेस लॉ की जो पहली एप्लीकेशन होती है वो दरअसल इक्वल होती है के क्यू आर स्क्वायर के. यहाँ हमने के का यहाँ पर वैल्यू पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये जो हमने इस एप्लीकेशन के हवाले से बात की, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है. जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पर, ये मेन पॉइंट्स है 3, एक और ये सेकंड पॉइंट एंड उसके बाद ये थर्ड पॉइंट. ये इंडिकेट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो एमसीक्यूज बनते हैं दरअसल इस पैराग्राफ से बन देखो इसका कैलकुलेशंस देख रहा. दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एक्सटर्नल पॉइंट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म स्फीयर चार्जेस की वजह से एंड एक्सटर्नल पॉइंट पर सेम होती है. दिस इज सेम is produced by the same charges when concentrated at the center. ठीक है, जब वो प्रोड्यूस करती है सेम चार्जेस इन कंसंट्रेटेड सेंटर पर. ये पहली पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड सेकंड पॉइंट ये, द फील्ड एट पॉइंट
on surface is considered as a field at point outside the charged surface but infinitively. जब फील्ड को हम कंसीडर करेंगे आउटसाइड तो वो दरअसल इंफिनिटिवली बन जाएगी ड्यू टू द क्लोजर इट, वो एक दूसरे के बहुत क्लोजर होंगे। एंड जो चार्जेस का आपस में रेडियस होता है, चार्ज रेडियस ऑफ शेल्स, वो उसको हम एक्सप्रेस करवाते हैं ए से, ठीक है। ए इज अ डिस्टेंस बिटवीन रेडियस ऑफ चार्ज शेल। तो क्या होगा आगे देखो, फील्ड एट अ पॉइंट ऑन चार्ज सरफेस विल बी, इस तरीके से बन जाएगा कि हमने आर स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पर पुट करेंगे ए स्क्वायर। दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ चार्ज इंटेंसिटी, हम इसको चार्ज इंटेंसिटी से एक्सप्रेस करवाते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, जो कि इक्वल होंगी इसके, ठीक है। ये जो सिग्मा है दरअसल ये डेंसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पर, तो ये बनेगा डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। इसका थर्ड केस है, इन थर्ड केस इफ द पॉइंट P इज सिचुएटेड इनसाइड द चार्ज सरफेस, इसमें कह रहा है कि पॉइंट P को, पहले पॉइंट P बाहर थी, देखो यहाँ पर पहले जो पॉइंट P थी वो यहाँ पर बाहर थी, और अब थर्ड केस में हम क्या करवा रहे हैं कि पॉइंट P को हम सरफेस के अंदर सिचुएट करवा रहे हैं। तो क्या होगा, गॉसियन सरफेस पास थ्रू imaginate in the case 1 will enclose no charge hence no flux, ठीक है। फ्लक्स भी जीरो होगा और कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं बनेगा। और ये जो थर्ड केस है दरअसल इमेजिनेट एज फर्स्ट केस से, मतलब ये कि जो फील्ड है वो इनसाइड एंड एक्सटर्नल, जो कि एक्सटर्नल एंड इनसाइड दरअसल सेम होगी, और इसमें कोई भी चार्जेस हैं, और इसमें जो फील्ड है वो दरअसल फ्लक्स है वो जीरो के इक्वल होगी। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि फ्री एग्जिस्ट नो फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसके बाद गॉसियन सरफेस की सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफिनिट शीट ऑफ चार्जेस। इस एप्लीकेशन में क्या है कि हम कंसीडर करें कि हमारे पास एक शीट है और शीट के जो साइड्स होते हैं वो दो साइड्स होते हैं, ठीक है। single thin sheet of charge can be prepared by depositing charge on one sheet of non-conducting material। हम इन दोनों एक सिंगल शीट है, थिन सिंगल शीट है, और इस सिंगल शीट पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इस केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ इनफिनिट प्लेन electric lines of force are perpendicular to the plane at all points। all points में जो lines of force होंगी दरअसल वो आपस में perpendicular बन जाएंगी, ये 90 डिग्री बनाते हैं। proportion of thin non-conducting sheet of lines infinite size बनेगी, one side of which is uniformly charged, उसकी एक साइड जो है वो uniformly charged है। less charge density, जो चार्ज डेंसिटी बनेगी दरअसल वो बनेगी कूलम पर मीटर स्क्वायर के। तो कमिंग ऑफ गॉसियन सरफेस देता है, कंसीडर करें कि उसका हमारे पास सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द लेंथ अरेंज ऑन अ पीस ऑफ शीट सच दैट द फ्लैट पीसेस, जो कि फ्लैट के जो पीसेस है वो आपस में पैरेलल हैं टू द शीट एंड द डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट करवा रहे हैं यहाँ पर आर से, ठीक है, ये आर ऑन ईच साइड द शीट The charge enclosed within the Gaussian surface, जो चार्ज enclosed है Gaussian surface के अंदर, वो density into area के आ जाएंगे। तो फ्लक्स ऑन कर्व सरफेस, जो फ्लक्स है शीट के कर्व सरफेस पर वो दरअसल जीरो के इक्वल आएंगे, ये मेन पॉइंट है। एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, देखो जो फ्लक्स है एट ए कर्व सरफेस ऑफ गॉसियन सिलेंडर पर वो दरअसल इक्वल होती है जीरो के, बिकॉज द एंगल बिटवीन field vector and area vector of all the elements per surface is 90 डिग्री बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो फ्लक्स है वो दरअसल जीरो के इक्वल आ जाता है। लेट कंसीडर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द शीट से द सम ऑफ फ्लक्स ऑन द टू फ्लैट शीट पीसेस इक्वल होंगे E इंटू सरफेस एरिया A के प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर ये जो दो है ये टू, ये कहाँ से है, दरअसल हमने शीट कंसीडर की, इसकी दो साइड्स हैं, एक ये उसके पीछे जो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा ठीक से, लेकिन इसके दो साइड्स हैं। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे गॉसियस लॉ को, तो उस पर ये कंडीशन बनेगी
तो हमें क्या मिला देखो, तो यहाँ पर ये जो एरिया वेक्टर एरिया यहाँ पर ये कैंसिल हो गया वेक्टर एरिया, और उस यहाँ पर देखो ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो यहाँ पर आएंगे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और इस ये जो डेंसिटी है ये ऊपर आ जाएगी। तो हमें सेकंड कंडीशन, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की एप्लीकेशन ये मिलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है सिग्मा और डेंसिटी और 2 एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर तक बात मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंडिपेंडेंट होती है रेडियस के, रेडियस पर डिपेंड नहीं करती, ये मेन पॉइंट है। दैट द फील्ड इज सेम, जबकि जो फील्ड होती है वो सेम होती है इन ऑल पॉइंट्स ऑन ईच साइड ऑफ द प्लेट के, प्लेट के जो प्लेन के दोनों साइड में जो फील्ड होती है वो दरअसल सेम होती है। इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी इवनली बोथ, if the charge is distributed evenly on both sides of a sheet, it rises to the density over 2 epsilon naught। इसमें देखो कह रहा है कि अगर हम चार्ज को दोनों साइड इवनली डिस्ट्रीब्यूट कराएं तो वो इक्वल होंगे डेंसिटी ओवर 2 पाई के, 2 epsilon naught के। एंड नेट फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इधर साइड में भी हमें मिलेगा, ठीक है, ये डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो जबकि इनमें चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, डेरिवेशन ऑफ यूजफुल, इसका जो डेरिवेशन यूजफुल होता है यील्ड टू करेक्ट रिजल्ट के लिए फॉर द रियल चार्ज शीट्स के लिए जो कि इनफाइनाइट साइज में होता है। इफ कंसीडर द पॉइंट नॉट नियर एट द एजेस, हम ये समझ रहे हैं कि ये जो चार्जेस हैं यहाँ पर नियर नहीं है एक दूसरे के, यहाँ पर देखो कि ये जो चार्जेस हैं एजेस पर एक दूसरे के नियर नहीं है, तो इनका जो डिस्टेंस बनेगा दरअसल वो वेरी स्मॉल बनता है पेट शीट पर, ठीक है व्यूअर्स। तो उसके बाद गॉस लॉ की थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान। देखो हमारे पास एक प्लेट है जिसमें अपोजिट साइड चार्जेस है जो कि एक दूसरे के यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करा के रखे हैं। कंसीडर करें कि 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स है, 2 मेटल प्लेट्स हैं हमारे पास, सेपरेटली स्मॉल डिस्टेंस, उनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है, कंपेयर टू द साइज, ठीक है, एक दूसरे के साइज में। ये जो प्लेस है दरअसल कैरिंग ईच अमाउंट इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्जेस विल ईच हैव चार्ज, इन दोनों प्लेस में से जो चार्ज डेंसिटी है दोनों प्लेस को चार्ज डेंसिटी होगी सिंस द लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल, जबकि इन दोनों प्लेस में जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगे दरअसल पैरेलल होते हैं एक्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है नियर द एजेस ईच प्लेट में बी रिगार्डेड टू प्रोड्यूस सेम फील्ड। देखो इन दोनों प्लेट्स की जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो दरअसल पैरेलल होती हैं एक्सेप्ट इस एजेस के, ठीक है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करती हैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो प्रोड्यूस बाय इनफिनिट चार्ज शीट्स में जो कि प्रोड्यूस हो रही थी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एनी पॉइंट पर बिटवीन प्लेस ड्यू टू द प्लेट वो बनेगा डेंसिटी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एंड अलोंग द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ इसका सेम डायरेक्शन होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट जो कि हमें उस इक्वल होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी चार्ज और एंड पोजीशन वेक्टर के। ये जो है वो यूनिट वेक्टर, हम उसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, यूनिट वेक्टर फ्रॉम पॉजिटिव होगा ऑलवेज टू द नेगेटिव प्लेट की तरफ। दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। Then we are talking about electric potential, ठीक है, पोटेंशियल एक किस्म की एनर्जी है। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, an electric charge experience force at all the points in electric field। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पर जब फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसके नतीजे में जो चार्ज है वो दरअसल डिस्प्लेस होगी। एंड हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है वो दरअसल डिस्प्लेस होती है और हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा वर्क हुआ। And work done has to be done by some external agency to move charge from one point, एक पॉइंट से वो चार्ज मूव होगी to the other point against the electric force के अगेंस्ट। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि दिस इज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मजीद देखो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हवाले से the situation is analogous to that of mass raised to the higher altitude against the gravitational force। For example, suppose देखो
कि हमारे पास कोई भी ये ऑब्जेक्ट है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को अपना मास भी है, ठीक है। Since the work is recovered when the body descends, it's considered to be stored as a potential energy. तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है। We also know that, हम जानते हैं कि वर्क जो होता है वो दरअसल इंडिपेंडेंट होता है पाथ पर। ये मैंने आपको हीट एंड टेम्परेचर में आपको बताया था कि जो वर्क होता है दरअसल वो इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो हम कहते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो वर्क जो है वो दरअसल स्टेट फंक्शन है एंड वर्क नेवर डिपेंड ऑन पाथ दैट अलोंग व्हिच द बॉडी इज मूव टू दैट अल्टीट्यूड। उसके जहां पर जो उसकी बॉडी है वो दरअसल अल्टीट्यूड की तरफ मूव करके जा रही है। Similarly, the work done in moving charge against the electric field is stored as electric potential energy. सपोज करें कि हमारे पास चार्जेस हैं और इन चार्जेस में से किसी एक चार्जेस को हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के हम इसको मूव करवा रहे हैं, तो क्या होगा कि इस चार्ज के अंदर दरअसल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती एंड एडॉप्ट द हेंस द पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक स्पेसिफाइड लोकेशन गिवन करती है, ठीक है, देती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे। वर्क डन ऑन द चार्ज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट मूव्स बैक सो द ईदर इट एक्सीलरेटेड। देखो, जो हम चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से हम ऊपर ले गए, जब हम इस चार्ज को छोड़ेंगे तो वो जो चार्ज है दरअसल एक्सीलरेट हो जाएगी, यहाँ क्या होगा, और वर्क डन ऑन सम एक्सटर्नल एजेंसी व्हिच प्रिवेंट इट फ्रॉम गेनिंग स्पीड। यहाँ पर ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी होगी जो उस चार्ज पर जो वर्क डन हुआ दरअसल उसकी स्पीड को प्रिवेंट करेंगी, रोकेंगी, उसको रेजिस्ट करती है। सपोज करें, लेट्स वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज, हमारे पास स्मॉल एक टेस्ट चार्ज है, फ्रॉम टेस्ट चार्ज क्यू मूव फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, जो कि पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ मूव करके जा रहे हैं अलोंग एनी आर्बिट्ररी पाथ। कोई भी हमारे पास आर्बिट्ररी पाथ है, उसके पास कोई भी स्पेसिफाइड पाथ नहीं है इन फील्ड, ठीक है। तो सपोज करें ये हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, ठीक है, किसी आर्बिट्ररी पाथ में। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, इसको समझने के लिए कि वर्क डन पाथ इज डिवाइडेड टू स्मॉल एलिमेंट्स, जो वर्क डन है उसको दरअसल एलिमेंट्स में, उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ईच एलिमेंट्स बीइंग सो स्मॉल दैट मे बी रिगार्डेड एज अ स्ट्रेट लाइन। उनमें से जो हर एक एलिमेंट है दरअसल वो रिगार्डेड करेगा एज ए स्ट्रेट लाइन में। एंड द फील्ड एट ऑल पॉइंट्स रिमेन सेम, जो फील्ड होगी इसके अंदर दरअसल हर एक पॉइंट पर एक जैसी होती है, उसमें कोई भी वेरी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। फोर्स ऑन चार्ज एट पॉइंट ए, जो फोर्स है पॉइंट ए पर वो दरअसल इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेस्ट चार्ज के। एज वी नो दैट ये जो फोर्स है वो इक्वल है, यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यू नॉट के। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो दरअसल इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज के, ठीक है। जब हम यहाँ से फोर्स को बाहर निकालेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में आ जाएगी विद क्यू नॉट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ई है दरअसल दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इन द डायरेक्शन एंड वर्क डन इज मूविंग एज अ टेस्ट चार्ज अलोंग द एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी, वो इक्वल आएगा दरअसल क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा आर के। And this process repeated right from P to Q. Take care that the charge is moved very slowly, always keeping its electrostatic equilibrium. इसमें क्या होगा कि जो चार्ज है वो दरअसल हमेशा स्लोली में मूव करती है ताकि जो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो इक्विलिब्रियम में रह सके। When there is no net motion of charge within conductor or on the surface, अगर
उसकी सरफेस और उसके कंडक्टर में कोई भी चार्ज मोशन नहीं है, तो द कंडक्टर इज सेड टू बी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम कह सकते हैं जो कंडक्टर है दरअसल वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, और टोटल वर्क, इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखें, टोटल वर्क इक्वल होता है समीशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा आर के। Hence the difference potential energy of the test charge at point Q and point P पर। तो उसका डिफरेंस इक्वल आएगा इसके, तो ये दिस इज द डिफरेंस इक्वल होता है Q नॉट समीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा आर के। इंस्टेड ऑफ डीलिंग डायरेक्ट विद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, it's useful to introduce the more general concept of potential energy। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डायरेक्ट डील करने के बजाय वो यूज्फुल इंट्रोड्यूस मोर जनरल कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पर मोर जनरल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड इन। हम उसको दो पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द वर्क डन in moving test charge from one point to another point divided by the magnitude of test charge, that's known as potential difference। हम उसको potential difference कहेंगे, या फिर हम ये भी कहेंगे, देखो हमारा वर्क डन, ठीक है, the work done on test charge, that's known as potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम यूनिट की बात करें तो उसका यूनिट होता है वोल्ट, एंड 1 वोल्ट इक्वल होता है जूल पर कूलम के। एज वी नोटेड, वर्क का यूनिट होता है जूल एंड चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो ये यहाँ पर इक्वल होगा जूल पर कूलम के। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 वोल्ट। हम 1 वोल्ट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखो, इफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर वर्क डन हो रहा है एक यूनिट चार्ज पर इन मूविंग टेस्ट फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, बिटवीन दीज पॉइंट्स, वो दरअसल कहलाता है 1 जूल के। बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हवाले से। देन हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, हम इसको देखेंगे। until now we have talked about difference of a potential between the points in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के हवाले से बात की। The absolute potential at a point there is need for an arbitrary choice of zero। हमें पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें एक नीड है आर्बिट्ररी चॉइस, जो कि जीरो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फैक्ट दैट ऑल हाइट्स आर मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल। इसके लिए क्या करना है कि हमें जो हाइट है वो दरअसल मेजर करनी होगी फ्रॉम सी लेवल से, विच इज कन्वेंशनल चॉइस, जो कि बहुत आसान चॉइस है फॉर द जीरो लेवल के लिए। ऑल द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल आर मेजर्ड अबव द टेम्परेचर ऑफ आइस। जो आइस का टेम्परेचर दरअसल वो मेजर किया जाता है टेम्परेचर इन सेल्सियस में। ठीक है, टेम्परेचर इन सेल्सियस विच इज कन्वीनियंट चॉइस ऑफ जीरो टेम्परेचर, जो जीरो टेम्परेचर के लिए बहुत आसान है, कन्वीनियंट है। Zero difference of potential is frequently taken as the potential of Earth। जो जीरो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है दरअसल हम टेकन करते हैं पोटेंशियल ऑफ अर्थ से, बट फॉर मेनी अदर पर्पसेस जीरो पोटेंशियल इज कंसीडर्ड एज अ पोटेंशियल एट पॉइंट greatly distant from the all charges infinity। मेनी पर्पसेस, देखो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है मेनी पर्पसेस के लिए जो जीरो पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है एज अ पोटेंशियल पॉइंट पर, वो दरअसल ग्रेटली डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम ऑल चार्जेस से, जो कि इंफिनिटी होते हैं। एंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज पे हो रहा है व्हेन अ टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम a point infinity having zero potential to the point। जो वर्क डन टेस्ट चार्ज पर हो रहा है वो दरअसल मूव करके जा रहा है पोटेंशियल इन्फिनिटी से, जो कि जीरो पोटेंशियल उस पॉइंट पर क्या होगा, दरअसल जीरो पोटेंशियल होता है। ठीक है व्यूअर्स, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ मेन टॉपिक्स को डिस्कस की यहाँ पर, लेकिन इसके हवाले से और भी टॉपिक्स रह रही हैं जो कि हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मुझे इजाजत दें और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।